वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज कक्षा 7वीं के वसंत भाग 2 पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। रक्त और हमारा शरीर, इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। यतीश अग्रवाल जी का जन्म 20 जून 1959 बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ और आरंभिक शिक्षा इनकी दिल्ली और लखनऊ में हुई। आयुर्विज्ञान की उच्चतर शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, किंग्सवे कैंप टीबी अस्पताल दिल्ली और सफदरजंग अस्पताल से इनकी आरंभिक शिक्षा हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किया इन्होंने और 1998 में फाउंडेशन फॉर डिटेक्शन ऑफ अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जापान के तत्वाधान में अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप और नेशनल कैंसर सेंटर हॉस्पिटल टोक्यो में उच्चतर प्रशिक्षण प्राप्त किया। विज्ञान परिषद इलाहाबाद से 1999 में विज्ञान वाचस्पति डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि इन्हें मिली और आजकल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ये वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में काम कर रहे हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। तो यहाँ पर दिखाया है कि अनिल की जो छोटी बहन दिव्या है वो कुछ कमजोरी महसूस कर रही है, थकान महसूस कर रही है और उसका दिल किसी भी काम को करने में नहीं लग रहा है। भूख भी पहले से कम हो गई है, उसको बहुत भूख कम लगने लगी है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो यहां तक क्या हुआ कि अनिल जो है वो अपनी बहन दिव्या को लेकर खून की जांच के लिए गया और जहां डॉक्टर दीदी ने उसको जो है उंगली से रक्त की कुछ बूंदें ली, शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगाकर बोला कि रिपोर्ट के लिए उसे कल आना होगा। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक मतलब उनको खटखटाकर पूछा। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। अब यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी क्या है? माइक्रोस्कोप। उसमें जो है वो जांच के लिए अपना कार्य कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को तो एनीमिया हो गया है। तो अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, यानी उसके मन में एकदम से ये बात आई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल,
देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि जो ये लाल रक्त द्रव के रूप में होता है, रक्त क्या, खून, तो उसे जब हम सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो ये भानुमति के पिटारे की तरह है। क्यों? क्योंकि रक्त में बहुत कुछ होता है जिसके बारे में अभी आपको पता चलेगा। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु, प्लेटलेट कण कहते हैं। तो यहां तक डॉक्टर दीदी ने बताया कि जो रक्त है वो उसका एक भाग तो तरल है और जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो दूसरा है उसमें छोटे बड़े कई प्रकार के कण होते हैं, जिनमें लाल कण होते हैं, कुछ सफेद कण होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं है, इनको बिंबाणु कहते हैं और प्लेटलेट भी कहते हैं। यह कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्लाइड देखकर अनिल तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि एक बूंद रक्त में इतने सारे कण। तो आगे वो कहता है, वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हूं। तो यहाँ पर वो उसकी कल्पना करता है और ये कहता है कि ये तो बिल्कुल बालूशाही जैसी लग रही है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। अब ये बालूशाही क्या है? बालूशाही एक मिठाई होती है, वो भी बिल्कुल यही आकार की होती है। तो इससे वो तुलना की, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त यानी खून लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। क्या कहना चाहती हैं डॉक्टर दीदी? कि जो हमारे शरीर में ये रक्त दौड़ता रहता है हमारी नसों में, ये पूरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक, शरीर के एक एक अंग तक ये जो है वो रक्त ऑक्सीजन पहुंचाता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। तो ये एक प्रक्रिया रहती है कि इधर जो है 4 महीने हुए और धीरे धीरे जो अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध हुआ और फिर नए रक्तकण जो है तैयार हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये रक्त खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। यानी शरीर में रक्त बनना, खून बनना और साथ में अशुद्ध का शुद्ध होना, ये कार्य साथ साथ चलता रहता है। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो हमारी जो हड्डियां होती हैं ना, उनके बीच में
जो हमारा ये एक वस्तु बताई मज्जा, ये जो है, ये जो अंदर होती है हड्डियों के बीच में, ये मानो छोटे छोटे कारखाने हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। और इनके लिए, इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। तो जैसे आप देखते हैं ना, कोई फैक्ट्री है, वहां पे कुछ अगर कोई चीज बनानी है तो हमें कच्चे माल की जरूरत होती है, फिर बाद में वो कुछ अपना रूप लेती है और फिर वो बाद में बिक्री के लिए हमारे बाजारों में आ जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में ये जो प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन हैं, ये मानो कच्चे माल की तरह है जो हम खाते हैं, और खाने के बाद इन्हीं से ही रक्त का निर्माण होता है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? यहाँ पर वो पूछ रही हैं डॉक्टर दीदी कि तुमने जो है ये पौष्टिक आहार सामने जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या तुम लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, इनमें ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो जो ये प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन है, ये हमें सब्जियों में, हरी सब्जी जो हम खाते हैं उनमें, फलों में, दूध में, अंडे में, और जो गोश्त इत्यादि खाते हैं तो उनको उसमें, इसके अलावा पनीर है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, और इन सब को जो मिलाकर हम ग्रहण करते हैं, वो कहलाता है एक पौष्टिक आहार। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। क्या कहना चाहती हैं डॉक्टर दीदी यहाँ पर, कि कई बारी बच्चे जो है वो उचित आहार लेना ही नहीं चाहते हैं, बस एक ही प्रकार का भोजन उन्हें पसंद है और वही खाते रहते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे शरीर में ये कारखाने हैं, जो हड्डियों के बीच में मज्जा इत्यादि वाले, उन कारखानों को कच्चा माल तो मिला ही नहीं, तो रक्त कहाँ से बनेगा? इसीलिए नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। रक्त कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अब पता चला आपको कि एनीमिया क्या है? ये जो खून की कमी है उसको ही एनीमिया कहा है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अब अनिल के मन में एकदम से आया कि अच्छा, अगर हम संतुलित आहार लें तो क्या हम एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। यानी हमारे देश में एनीमिया का कारण ये पौष्टिक आहार की कमी के कारण है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। कई बारी हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं और इनके कारण क्या होता है, वो रक्त ये कीड़े पी जाते हैं, तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी जो अगर अशुद्ध जल हमने कहीं से ग्रहण कर लिया और कोई भी खाद्य पदार्थ खाने वाला कोई भी वस्तु जिसमें ये इनके कीड़े होने का कारण हो सकते हैं, जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी तरह सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। यानी जो भी खाने योग्य जो वस्तुएं हैं, हो सके तो घर का ही खाएं, बाहर का खाने से बचें, नहीं तो इसमें जो ये कीड़ों के अंडे हमारे पेट में पहुंच सकते हैं। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। हाथ धोना बहुत जरूरी है। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर दीदी बताती हैं कि केवल यही नहीं है कि खाने की वस्तुओं से ही हमारे पेट में कई बारी गंदगी के कारण ये कीड़े पहुंच जाते हैं, बल्कि इसका जो है एक दूसरा कारण भी है कि जो अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर होते हैं वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। कैसे? ये देखिए,
इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। कई बच्चे होते हैं वो नंगे पांव जो है वो अपना घर से बाहर निकल जाते हैं, कई बार घर में भी नंगे पांव घूमते हैं। तो ये जो जमीन की ऊपरी सतह पर ये जो हम कीड़ों के अंडे होते हैं और उनका जो लार्वा होता है वो हमारे पैरों के रास्ते हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था रक्त में सफेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। यानी जो हमारे शरीर में दूसरे प्रकार के जो कण हैं वो है सफेद कण। वो हमारी कैसे रक्षा करते हैं? जैसे हमारे देश की सीमा सुरक्षा के लिए हमारे जवान हथियार लेके खड़े रहते हैं कि कोई दुश्मन हमारे जो है देश में जो है वो आ ना जाए। इसी तरह हमारे शरीर में ये सफेद कण होते हैं जो वीर सिपाही की तरह फाइट करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम उनसे मुकाबला कर पाएं और वो हमें बचा पाएं। और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, वो उनको शरीर में ठहरने ही नहीं देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। अब ये बीमाणु क्या है? जो कि जिन्हें प्लेटलेट बोला गया है, ये जब चोट लगती है और हमारे कट हो जाता है तो उसमें जो रक्त बाहर आने लगता है, उस रक्त को रोककर जब वो रक्त जमाव क्रिया वाला रूप ले लेता है, जमने लगता है, तो वो जमाने का कार्य जो है वो बीमाणु करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका जो हमारी नसें हैं की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। ऊपर ही ऊपर, जैसे जहां से कटा आपका हाथ या कोई नस कटी तो उसके ऊपर ही ये जैसे मकड़ी अपने जाला बुन देती है ना, वैसे ही ये भी एकदम से खून को जमा देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। मतलब कई बार बहुत ज्यादा कट आ जाता है तो उस समय कटने की स्थिति में हमें टांके भी लगवाने पड़ सकते हैं और जो व्यक्ति है उस समय जल्दी ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अब देखिए, जो प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड होती है वो क्या है? अगर किसी के चोट लगी है तो चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा लो और उसको कस के बांध दो। फिर क्या होगा? दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जब ज्यादा ही रक्त बह गया, ज्यादा खून बह गया है तो फिर रक्त चढ़ाना भी पड़ सकता है। ये दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो ये प्रश्न तो किसी भी बच्चे के दिमाग में हो सकता है कि उन्होंने कहा ना, सुना कि भाई रक्त चढ़ाना पड़ेगा, तो फिर रक्त चढ़ाने से पहले भी हमें कई बातें सोचनी पड़ती हैं। तो दीदी बोली, अनिल,
हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की यानी ब्लड ग्रुप की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। तो अनिल ने ये बात इसलिए पूछी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई वो उसके सगे संबंधियों में या वो वाला जो रक्त समूह का यानी ब्लड ग्रुप का रक्त ना हो, फिर क्या करें। ऐसी आपात स्थिति के लिए, इमरजेंसी के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस प्रकार के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। तो जो हमारे ब्लड बैंक होते हैं वहां पर कभी भी किसी को जरूरत हो तो किसी भी ब्लड ग्रुप का रक्त वहां पर मिल पाता है। लेकिन वो भी मिलेगा कैसे, जब हम जैसे लोग जो है वहां पर निरंतर रक्तदान करते रहें। कोई ना कोई आके रक्तदान करता रहेगा, तभी तो वहां उपलब्ध होगा। तो आगे अनिल ने पूछा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? तो दीदी बोली, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्त का दान कर सकते हैं। यानी इसके लिए हम छोटे बच्चे का रक्त नहीं ले सकते। इसके लिए 18 वर्ष की या उससे अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति का ही रक्त ले सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति क्यों कहा? कि वो व्यक्ति बीमार भी ना हो, नहीं तो उसका रक्त चढ़ाने पर दूसरे व्यक्ति को वो नहीं सूट करेगा। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। यानी इसका कोई आधार नहीं है। ऐसा नहीं है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। यानी कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि समाज में किसी को जरूरत पड़े तो उस व्यक्ति को परेशान ना होना पड़े, और इसके लिए रक्तदान जो करते हैं वो लोग धन्य हैं। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो डॉक्टर दीदी बहुत खुश हुई कि उन्होंने उसको कहा शाबाश अनिल। और यहाँ पर ये आपकी पाठ। तो आपने देखा कि रक्त और हमारा शरीर जो पाठ है उसमें रक्त के बारे में, खून के बारे में जो बताया है उसका सार इस प्रकार है। रक्त और हमारा शरीर, ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया ये एक प्रसिद्ध निबंध है जिसमें आपने रक्त और मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा की है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वह बचपन से ही कमजोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस हो रही है। किसी काम में मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है। तो अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि खून की जांच करवानी चाहिए। हो सकता है कि खून की कमी हो। जांच के कमरे में अनिल को जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिली। डॉक्टर ने दिव्या को खून के जांच के नमूने के लिए और कल अस्पताल से रिपोर्ट मिलने की बात कही। दूसरे दिन अनिल डॉक्टर दीदी के कमरे में गया और वहां देखा कि दीदी सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से एक स्लाइड की जांच कर रही हैं। दीदी ने बताया कि दिव्या को अनीमिया है। अनिल ने पूछा कि एनीमिया क्या होता है, तो दीदी ने इसे जानने के लिए पहले खून के बारे में जानना होगा। यदि खून को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए तो ये 2 भागों में होता है। एक तरल जिसे प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे भाग में जिसमें लाल सफेद बिंबाणु होते हैं।
दीदी ने अनिल को स्लाइड दिखाई। दीदी ने बताया कि रक्त के लाल कण बनावट में बालूशाही जैसे होते हैं। रक्त में एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। उसे शरीर के लिए हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। दूसरे, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। इनके लिए पौष्टिक आहार लेना पड़ता है जो हमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में उपयुक्त मात्रा में मिलते हैं। हमारे देश में एनीमिया का बहुत बड़ा कारण है पेट में कीड़ों के हो जाने से भी रक्त की कमी हो जाती है। हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। रक्त के सफेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। वे लोगों को हमसे दूर भगाते हैं। साथ ही बिंबाणु चोट लगने पर रक्त जमाव प्रक्रिया में मदद करते हैं। बिंबाणु रक्त वाहिका के जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर देती है, जिससे कि रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने सफेद कण और जो यहाँ पर प्लेटलेट बिंबाणु के बारे में बताया, वो जानकारी दी गई। रक्त के कई वर्ग होते हैं। कुछ विशेष गुणों के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है और इनमें आपका जैसे खून ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, इस तरह से ये जो है वो रक्त के वर्ग होते हैं। आवश्यकता के अनुसार रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी समूह की जांच के हिसाब से रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। यानी कई बार ऐसी इमरजेंसी होती है, आपात स्थिति आ जाती है कि घर परिवार में किसी का भी आपस में रक्त समूह का रक्त नहीं प्राप्त हो रहा है, उस समय जो ब्लड बैंक हैं वो हमारे काम आते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं और एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्तदान किया जाता है। यही रक्तदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाता है। इसी बात पर अनिल बड़ा होने पर रक्तदान करने की बात करता है और दीदी उसे शाबाश कहती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि रक्त और हमारा शरीर, इस पाठ के द्वारा आपके शरीर में जो खून होता है, जो रक्त होता है, उसके विषय में विस्तार से बताया गया है। इसी के साथ मैं विराम